वेरी गुड इवनिंग बच्चों, जल्दी से सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है न्याय निगमन, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं कल के टॉपिक से भी रिलेटेड है, ठीक है। तो कल की क्लास उसको आज का टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक है आपका न्याय निगमन। तो फटाफट बच्चों सभी लोग जुड़ जाए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी आपको बताऊंगा और उस थ्योरी को आप ध्यान से समझिएगा। एक बार आपको थ्योरी समझ में आ जाएगी तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। और इस थ्योरी का यूज कहीं ना कहीं जब मैं लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ाऊंगा, कथन और निष्कर्ष पढ़ाऊंगा, वहां पर भी इसका यूज होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से थ्योरी को समझिएगा। बहुत ज्यादा मैं कोई हाई फाई चीज नहीं बताने वाला हूं, ठीक है। एक छोटी सी थ्योरी है, उस कहानी को, उस थ्योरी को समझिएगा और फिर मैं आज ढेर सारे सिलॉक्स के क्वेश्चन को लगवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए थ्योरी पर आते हैं। तो देखिए कहीं भी आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को देखते हो तो आप ये पाते हो कि आपके एग्जाम में आपको कथन दिया रहता है और क्या दिया रहता है, निष्कर्ष दिया रहता है। यही तो होता है। कहीं भी आप सिलॉक्स के क्वेश्चन को देखते हो तो आप ये पाते हो कि एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं और उसी स्टेटमेंट पर आधारित क्या दिए रहते हैं, निष्कर्ष दिए रहते हैं, जिसको आप कहते हो कंक्लूजन, ठीक है। अब स्टेटमेंट चाहे व्यवहारिक रूप से सही हो या ना हो, स्टेटमेंट चाहे व्यवहारिक रूप से सही हो या ना हो, आपको मान लेना होता है कि एग्जामिनर जो कह रहा है वो क्या है, वो 100% सत्य है। भाई सबको मालूम है, जैसे आपको कहता है कि कुछ सेब पेंसिल है, तो भाई सेब पेंसिल व्यवहारिक रूप से तो नहीं होता है ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि सेब पेंसिल है, ठीक है। तो आपका कोई भी स्टेटमेंट जो दिया रहता है वो सही हो या ना हो व्यवहारिक रूप से, लेकिन हमको मानना होता है कि वो सही है, ठीक है। चलिए अब अगर हम स्टेटमेंट की डेफिनेशन आपसे पूछें, कथन की डेफिनेशन आपसे पूछें, तो आप क्या बताओगे कि कथन क्या होता है। तो देखिए कथन क्या होता है, किसी भी विषय के संदर्भ में, किसी भी विषय के संदर्भ में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, कथन कहलाता है। सीधी सी डेफिनेशन है कथन का कि किसी भी टॉपिक के संदर्भ में जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कथन कहलाता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझना बच्चों कि मान लिया कि सरकार ने कोई बिल पास किया, ठीक है। जैसे अभी फॉर्मल्स बिल आया, जनसंख्या कानून पर रिलेटेड बिल आया, तो सरकार ने कोई बिल पास किया, कोई बिल पास किया, कोई कानून पास किया और उस कानून में कितने पॉइंट थे, मान लिया कि उस कानून में कितने पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे। समझिएगा, पहले थ्योरी को समझ लीजिए बिल्कुल आराम से, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो सिलॉक्स का क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए समझिए, मान लिया कि सरकार ने कोई बिल पास किया, एक एग्जांपल लेते हैं, और उस बिल में सरकार ने 2 विधेयक पास किए, ठीक है। अब आपसे किसी ने पूछा कि उस बिल के बारे में कुछ बताओ, तो आपने हमसे पूछा कि सर उस बिल के बारे में हमको कुछ बता दीजिए। हमसे लोग पूछ रहे हैं कि जो सरकार ने बिल पास किया है वो अच्छा है या खराब है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इस बिल के बारे में जो हम अपनी राय रखेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कथन कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हम अपनी राय रखते हैं वो हमारा कथन है। अब इस बिल के बारे में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा वो हमारा क्या होगा, कथन होगा, ठीक है। अब मान लिया कि बिल के बारे में मैंने बताया कि जो 2 बिल पास हुआ है, जो दो बिल पास हुआ है वो दोनों बिल क्या हैं, बहुत ही अच्छे हैं,
ठीक है, जो दो बिल सरकार ने पास किया है वो दोनों बिल क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है, अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों बिल अच्छे हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि बताओ सरकार ने जो दो बिल पास किया है वो अच्छे हैं या खराब हैं, तो आप कहोगे कि सर मेरे सर ने आज बताया था कि दोनों बिल अच्छे हैं, तो आप भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि दोनों बिल क्या हैं, अच्छे हैं। आ रही बात समझ में? क्यों आपने अच्छा बताया? क्योंकि मैंने आपको अपने स्टेटमेंट में यह बताया हुआ है कि दोनों बिल क्या हैं, अच्छे हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? ठीक है, अच्छा चलो, मैंने मान लिया कि मैंने अब यह बताया कि दोनों बिल अच्छे नहीं हैं, केवल एक बिल अच्छा है और एक बिल के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ जो सरकार ने दोनों बिल पास किया है उस दोनों बिल से रिलेटेड क्या आपको समझ में आया, तो आप कहोगे कि सर ने मुझे एक बिल के बारे में बताया है कि एक बिल अच्छा है, दूसरे के विषय में हमको जानकारी नहीं है, और जब तक सर अपना स्टेटमेंट दूसरे बिल के बारे में नहीं दे देते तब तक हम आपको यह नहीं बता पाएंगे कि दूसरा बिल अच्छा है या खराब है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आपको जितना कथन मालूम होता है आप निष्कर्ष भी केवल उतने के बारे में ही निकाल सकते हो, अन्य किसी के बारे में निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हो। आई बात समझ में? अब देखिए, ये तो रहा अच्छे की बात, ये रहा पॉजिटिव की बात। भाई अच्छा मतलब क्या? पॉजिटिव। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए, अब मैंने बताया, अब देखिए, अभी तो मैंने केवल अच्छे की बात की। अब मान लिया कि कोई बिल सरकार ने निकाला और उसके बारे में मैं अपना स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि वो दोनों जो बिल सरकार ने निकाला है वो दोनों बिल जनता के लिए उचित नहीं है, वो दोनों बिल जनता के लिए क्या है, निगेटिव है, वो दोनों जनता के लिए क्या है, खराब है। ठीक है, अब जब मैंने बिल के बारे में आपको खराब बताया है तो आपसे पूछेगा कोई, तो आप उन दोनों के बारे में, उन दोनों विषय के बारे में या उन दोनों बिल के बारे में क्या बताओगे किसी को? तो कहोगे कि मेरे सर ने बताया है कि वो दोनों बिल क्या हैं, खराब हैं। ठीक है, क्यों खराब बताया? क्योंकि मैं जो आपको अपना स्टेटमेंट दिया हूं वो क्या दिया हूं, खराब का दिया हूं, निगेटिव का दिया हूं। आई बात समझ में? तो जब मैं आपको निगेटिव बता रहा था तो आपका कंक्लूजन भी निगेटिव था, और जब मैं आपको पॉजिटिव बता रहा था तो कंक्लूजन भी क्या था, पॉजिटिव ही था। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपको केवल एक बिल के बारे में बताऊं निगेटिव, दूसरे बिल के बारे में कुछ भी ना बताऊं, तो अब बताओ, अगर अब आपसे कोई पूछेगा तो अब क्या कहोगे? तो कहोगे कि सर ने बताया हुआ एक बिल के बारे में वो तो निगेटिव है, बाकी दूसरे बिल के बारे में हमको जानकारी नहीं है, और जब तक हमको सर दूसरे बिल के बारे में नहीं बता सकते तब तक हम उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि कोई भी कथन दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है पॉजिटिव, और दूसरा हो सकता है क्या, निगेटिव। कोई भी कथन दो प्रकार का हो सकता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कौन सा होगा? अगर मैं किसी विषय के बारे में आपको पॉजिटिव चीजें बताऊं तो वो कथन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर मैं किसी चीज के बारे में निगेटिव चीजें बताऊं तो वो कथन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो, जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है ये भी दो दो प्रकार का होता है। पहला हो गया सम और ऑल, और निगेटिव भी दो प्रकार का होता है, सम और ऑल। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? अगर मैंने बताया कि दो बिल था ना, अब अगर केवल इन बिल के दो पॉइंट्स में अगर मैं केवल एक पॉइंट के बारे में आपको पॉजिटिव बता रहा हूं तो आपका जो कथन होगा वो पॉजिटिव होगा, और कितना पॉजिटिव होगा, सम पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो है लेकिन मैं बता कितने के बारे में रहा हूं, एक के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर सम पॉजिटिव होगा
और दूसरे के बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं ना, तो केवल हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। और कितना पॉजिटिव होगा? सम पॉजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं उन दोनों के बारे में बताऊं और दोनों के बारे में पॉजिटिव बताऊं, मतलब सकारात्मक बोलूं, तब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा। और कितना पॉजिटिव होगा? ऑल पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर मैं उन दोनों बिल में से एक के बारे में निगेटिव बताऊं और दूसरे के बारे में कुछ भी ना बताऊं, तब हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो निगेटिव होगा। और कितना निगेटिव होगा? सम निगेटिव होगा। और अगर दोनों के बारे में मैं निगेटिव बताऊं, दोनों के बारे में मैं खराब बताऊं, तो हमारा स्टेटमेंट निगेटिव होगा। और कितना निगेटिव होगा? ऑल निगेटिव होगा। ठीक है। तो सीधी सी बात यह है कि स्टेटमेंट वो होता है जो हम किसी विषय के संदर्भ में जो हम अपनी राय रखते हैं, वो हमारा स्टेटमेंट होता है। अगर हम राय सपोर्ट में रखते हैं तो हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है। और अगर हम राय विरोध में रखते हैं, अपोज में रखते हैं, तो हमारा स्टेटमेंट क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव भी दो दो प्रकार का होता है, सम, ऑल, सम और ऑल। ठीक है। अगर हम केवल थोड़े से सपोर्ट में हैं तो सम पॉजिटिव होगा, पूरा पूरा सपोर्ट में है तो ऑल पॉजिटिव होगा, थोड़े से विरोध में है तो सम निगेटिव होगा, और पूरे पूरे विरोध में है तो ऑल निगेटिव होगा। ठीक है। इतनी थ्योरी समझ में आई? इतनी थ्योरी समझ में आई? चलिए अब ये बताइए कि मैं तो अपनी चीजें बता दिया आपको। ठीक है। अब जब आप मेरी कहानी को सुनोगे तो आप किसी निष्कर्ष में पहुंचोगे। आप किस पे पहुंचोगे? निष्कर्ष पे पहुंचोगे। ठीक है। किसके आधार पर? मेरी कहानी के आधार पर। जो मैंने आपको बताया, भाई जो मैं बोल रहा हूं आपसे वो तो कथन है, लेकिन अब जब आप उसके बारे में बोलोगे तो वो आपका क्या होगा? निष्कर्ष होगा। ठीक है। किसके आधार पर निष्कर्ष निकालोगे? इस कथन के आधार पर आप निष्कर्ष निकालोगे। आ रही बात समझ में? अब निष्कर्ष जो होता है वो क्या क्या होता है? तो वो होता है डेफिनिट, वो होता है डेफिनिट, और दूसरा क्या होता है? पॉसिबिलिटी होता है। ठीक है। अब देखिए, पॉसिबिलिटी जो है वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, केवल बैंकिंग के एग्जाम में आता है। इसलिए मैं पॉसिबिलिटी को आज की क्लास में डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ठीक है। तो निष्कर्ष दो प्रकार का होता है, डेफिनिट और पॉसिबिलिटी। और मैं केवल डेफिनिट के बारे में डिस्कस करूंगा, पॉसिबिलिटी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है। अब आइए, डेफिनिट कितने प्रकार का होगा? तो डेफिनिट दो प्रकार का होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव। अब बताओ कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा? तो सीधी सी बात है कि जब मैं आपको अपने स्टेटमेंट के बारे में पॉजिटिव बताऊंगा तो आप जो कंक्लूजन पे निकलोगे वो भी पॉजिटिव पे ही निकलोगे। और अगर मैं थोड़ा पॉजिटिव बताऊंगा तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। और कितना पॉजिटिव होगा बच्चों? तो सम पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? अच्छा, अगर मेरा स्टेटमेंट किसी विषय के संदर्भ में सकारात्मक होगा, अगर मुझे वो बिल पूरा अच्छा लगा होगा, तो मैं आपको पूरा ही अच्छा बताया होगा। तो जो आप निष्कर्ष निकालोगे वो भी पॉजिटिव ही निकालोगे। और कितना पॉजिटिव निकालोगे? तो ऑल पॉजिटिव निकालोगे। ठीक है। अब अगर मैं उस बिल के बारे में आपको निगेटिव बताया होगा, लेकिन केवल थोड़ा निगेटिव बताया होगा, तो जो आपका निष्कर्ष होगा वो निगेटिव होगा। और कितना निगेटिव होगा? सम निगेटिव होगा। और अगर मैं उस विषय के संदर्भ में आपको निगेटिव बताया होगा और पूरा निगेटिव बताया होगा, तो आपका निष्कर्ष डेफिनिट में निगेटिव होगा। और कितना निगेटिव होगा? ऑल निगेटिव होगा। आई बातें, आई चीजें समझ में? तो देखो, जो आपका कथन होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। 1, 2, 3 और 4, इतने टाइप का कथन आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। और उससे रिलेटेड कितने टाइप के निष्कर्ष निकल सकते हैं? तो डेफिनिट में कितने टाइप का निकल सकता है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। 4 टाइप के निष्कर्ष भी निकल सकते हैं। इतनी चीजें समझ में आई? थ्योरी समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लो। चीजें समझ में आ रही हैं?
क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो समझ में आया। देखिए जब भी सिलॉक्स के क्वेश्चन को देखते हैं तो हम दो चीजें पूछते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव दो प्रकार के होते हैं, सम पॉजिटिव और ऑल पॉजिटिव। निगेटिव भी दो प्रकार का होता है, सम पॉजिटिव और सम निगेटिव और ऑल निगेटिव। निष्कर्ष हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, डेफिनिट और पॉसिबिलिटी, ठीक है। डेफिनिट और पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हम लोग पढ़ना नहीं है आज की क्लास में, केवल डेफिनिट में पॉजिटिव और निगेटिव, सम और सम ऑल, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अब चलते हैं आगे चीजें। अब देखिए टाइप ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको दो वेरिएबल दूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर मैं आपको दो वेरिएबल दूं और एक वेरिएबल ए ले लूं और दूसरा वेरिएबल बी ले लूं, ठीक है। भाई एग्जाम में आपको क्या देता है, रबड़ मेज दे देता है, कार सड़क दे देता है, पेंसिल फूल दे देता है। तो एग्जाम में क्या है भाई, जो स्टेटमेंट देता है वो किन्हीं दो वेरिएबलों के बीच में ही तो देता है। तो मैं आपको समझाने के लिए एक वेरिएबल ए ले लेता हूं और दूसरा वेरिएबल क्या ले लेता हूं, बी ले लेता हूं, ठीक है बच्चों। अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए और बी की मदद से आप कितने टाइप के स्टेटमेंट बना सकते हो, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया है कि स्टेटमेंट चार प्रकार का होता है, दो पॉजिटिव में होता है और दो निगेटिव में होता है, ठीक है। अच्छा पॉजिटिव में क्या क्या होता है, तो सम पॉजिटिव होता है और ऑल पॉजिटिव होता है, और निगेटिव में क्या क्या होता है, सम निगेटिव होता है और ऑल निगेटिव होता है, ठीक है। तो पहले ए और बी के बारे में अगर हम सम पॉजिटिव कुछ बोले तो हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। कुछ ए क्या है, बी है, सम ए इज बी, कोई दिक्कत। चलो अब अगर ए और बी के बारे में हम पॉजिटिव बोले और ऑल पॉजिटिव बोले तो क्या बोलेंगे कि सभी ए क्या है, बी है, सभी ए क्या है, बी है। और इसी को कहीं कहीं एग्जाम में दूसरे शब्दों में भी लिख देता है कि केवल बी ए है, ठीक है। तो इस चीज का मतलब भी वही होता है जो इसका मतलब होता है। जो केवल शब्द है ना वो रिवर्स में ऑल के रिलेशन को शो करता है। अगर कहीं पे लिखा है केवल बी ए है तो इसका मतलब है कि सभी ए क्या है, बी है। आई बात समझ में। अगर आपसे कह रहा है कि केवल रबड़ पेंसिल है तो इसका मतलब यह है कि सभी पेंसिल क्या है, रबड़ है, ठीक है। चलो तो ये तो दो हो गया पॉजिटिव में। अब निगेटिव में आते हैं तो कुछ ए बी नहीं है। नहीं का मतलब यह है कि हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, अब निगेटिव हो गया। जहां पर नहीं वर्ड आ गया तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और जहां पर नहीं नहीं आएगा वो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो ये दो चीजें हमने पॉजिटिव में लिखा और ये दोनों चीजें हमने क्या लिखा, निगेटिव में लिखा, ठीक है। निगेटिव कैसे है ये, क्योंकि यहां पर नहीं आ रहा है, और यहां पर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहां पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चीजें समझ में आया, पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आया। चलो सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि हर एक स्टेटमेंट को उठाऊंगा, उसका वेन आरेख बनाऊंगा, ठीक है, और फिर चेक करूंगा कि उस स्टेटमेंट से जितने कंक्लूजन बन सकते हैं वो उस स्टेटमेंट को किस शर्तों पर फॉलो करते हैं और किस शर्तों पर फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलो पहला स्टेटमेंट यही था ना, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, ठीक है। चलो अब इसका वेन आरेख बनाते हैं। तो चलो बच्चों ये ए हो गया और ए का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी के पास है, ठीक है। ए का कितना हिस्सा बी के पास है बच्चों, तो कहोगे सर, कहोगे कि ए का इतना हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। अब मुझे एक चीज बताइएगा सभी लोग कि अगर कुछ ए बी है, जितने लोग कल की क्लास किए होंगे इस चीज को तुरंत बता देंगे। अगर कुछ ए बी है तो क्या इस कथन के आधार पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बी ए है, ये बताइए।
अगर कुछ ए बी है, ये हमको कथन दिया गया है, तो क्या इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ भी ए है? कितने लोग बोले यस या नो? चलिए, तो देखिए, अगर कुछ ए बी है तो इसके आधार पर हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ बी क्या है? ए है। तो जब भी ऐसा होता है तो बोथ साइड सेम आंसर होता है, बोथ साइड सेम आंसर। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो निष्कर्ष ए से बी के लिए सही होंगे वही सारे निष्कर्ष बी से ए के लिए भी क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, अब चलिए, अब आते हैं कंक्लूजन पर। अब हमको यह बताइए कि अगर हम ए से बी के बारे में आपको थोड़ा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हमारा जो स्टेटमेंट है वो ए से बी के बारे में कितना दिया गया है? तो आप कहोगे सर थोड़ा दिया गया है। कुछ का मतलब थोड़ा ही होता है। ए से बी के बारे में कितना दिया गया है? थोड़ा दिया गया है। वो जो थोड़ा दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है या निगेटिव दिया गया है? तो आप कहोगे सर वो पॉजिटिव दिया गया है। तो जब ए से बी के बारे में थोड़ा दिया गया है और वो थोड़ा पॉजिटिव दिया गया है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप ए से बी के बारे में निष्कर्ष निकालो। तो कहोगे कि सर आपने ए से बी के बारे में थोड़ा बताया है और वो थोड़ा पॉजिटिव बताया है, तो हम ए से बी के बारे में थोड़ा ही बता सकते हैं, बाकी ए से बी के बारे में हम कुछ भी बता नहीं सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मतलब ए से बी के बारे में जो आपका निष्कर्ष होगा वो केवल यही सही होगा कि कुछ ए बी हैं, बाकी ये सारे क्या होंगे? गलत होंगे। आ रही बात समझ में? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है। तो एक बात याद रखना कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष भी केवल पॉजिटिव ही सही होगा, निगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं सही होगा। ठीक है, अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में आपको पॉजिटिव बता रहा हूं तो मैं आपसे पूछूंगा भी तो आप उसके बारे में पॉजिटिव ही तो बोलोगे, निगेटिव तो नहीं बोलोगे ना। ठीक है, तो वही चीज है यहां पर जो कथन दिया गया है वो ए से बी के बारे में कैसा दिया गया है? पॉजिटिव दिया गया है। पॉजिटिव कैसे पता? क्योंकि इसमें नहीं वर्ड नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर इसमें नहीं आ जाता तो ये कैसा स्टेटमेंट हो जाता? निगेटिव हो जाता। तब जो हम अपना निष्कर्ष निकालते वो कैसा निकालते? निगेटिव निकालते। ठीक है, तो यहां पर केवल पहला सही होगा, बाकी ये तीनों क्या होंगे? गलत होंगे। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए फटाफट, चलिए फटाफट यस यस एक बार कमेंट करिए। इतना क्लियर है? चलिए, क्यों है? क्योंकि देखो हमने ए से बी के बारे में कितना बताया? थोड़ा बताया। ठीक है, अब चलो इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा एग्जाम्पल है और आप ही लोग को कमेंट करना है। ठीक है, मान लिया कि आप एसएससी का एग्जाम देने गए। ठीक है, मान लिया कि आप एसएससी का एग्जाम देने गए। ठीक है, आपके एग्जाम में क्या आता है? मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आता है। ध्यान समझिएगा, आप एसएससी का एग्जाम देने गए, वहां पर मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है और जीएस आती है। ठीक है, चलो अब एसएससी का आपने एग्जाम दिया और आपको किसी प्रकार से दो सब्जेक्टों का मार्क्स पता चल गया, मैथ और रीजनिंग का, और उसमें आप क्या हैं? पास हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा जो समझाना चाह रहा हूं। आप एसएससी का एग्जाम देने गए और एसएससी के एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आता है और आपको किसी प्रकार पता चल गया कि आप मैथ और रीजनिंग में पास हैं, बाकी इंग्लिश और जीएस का मार्क्स नहीं पता है। ठीक है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी मैं दे नहीं रहा हूं, मैं केवल इन दो सब्जेक्टों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं कि इन दोनों सब्जेक्ट में आप क्या हैं? पास हैं। अब आप इतनी जानकारी के आधार पर मैं जो पूछूंगा निष्कर्ष में, आप उसका आंसर या तो केवल यस दीजिएगा या तो केवल नो दीजिएगा, और कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको या तो यस बोलना है या तो नो बोलना है। ठीक है, तो देखिए ये जो जानकारी है केवल ये स्टेटमेंट से हमारे रिलेटेड है ना। कुछ ए बी था, कुछ सब्जेक्ट में क्या है? पास हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप केवल यस या नो में जवाब देना। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल मैं मैथ और रीजनिंग में पास हूं, तो मैं बिल्कुल कुछ सब्जेक्ट में पास हूं। तो ये क्या होगा? सही होगा। चलो
मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सभी सब्जेक्ट में पास हो, तो आप कहोगे सर पहले बता तो दो सारे सब्जेक्ट के बारे में। आपने केवल 2 सब्जेक्ट के बारे में बताया है, उन दोनों में तो पास है, बाकी 2 का पता नहीं है। जब तक इन दोनों के बारे में आप हमको बता नहीं दोगे तब तक मैं आपको यह कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि सभी में मैं पास हूं या फेल हूं। आई बात समझ में? इसलिए क्या है, गलत है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप कहोगे सर 2 में तो पास है, बाकी 2 में फेल है या पास है, इसके बारे में आपको मैं अभी कंफर्म बता नहीं सकता हूं क्योंकि आपने उसके बारे में जानकारी नहीं दी है। तो यह भी क्या होगा, गलत होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सभी सब्जेक्ट में फेल हो, तो कहोगे सर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 में ऑलरेडी क्या है, पास है। तो यह भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो केवल पहला निष्कर्ष सही निकला। चीजें समझ में आई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बताइए फटाफट, कमेंट करिए। बताइए समझ में आया? एक बार फटाफट थम्स अप कर दो, सब लोगों को समझ में आया? चलिए, तो ये तो हमारा हो गया सम पॉजिटिव का केस। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम ऑल पॉजिटिव पे। ऑल पॉजिटिव की कंडीशन को लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि सभी ए क्या है, बी है। ठीक है, तो देखो ये ए है और ए का सारा हिस्सा किसके पास है, बी के पास है। ठीक है, ए का सभी हिस्सा, ए का ये कंप्लीट पार्ट किसके पास है, बी के पास है। ठीक है, तो बताइए अगर सभी ए बी है तो इसके आधार पर एक चीज और निकलती है कि कुछ बी क्या है, कुछ बी क्या है, ए है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर 2 वेरिएबल के बीच में ऑल का रिलेशन होता है तो फिर दूसरे का पहले से क्या निकलता है, सम का रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, अगर सभी ए बी हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी का कुछ पार्ट किसके पास है, ए के पार्ट, बी का कितना पार्ट, जो ए के अंदर आ रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आई? चलिए, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि अगर कहीं पर केवल बी ए है ये लिखा हुआ है तो केवल का मतलब होता है कि ये रिवर्स में ऑल के रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि केवल सेब पेन है तो इसका मतलब होता है कि सभी पेन सेब हैं। ठीक है, तो जो केवल का रिलेशन होता है वो रिवर्स में ऑल के रिलेशन को शो करता है, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पर। ठीक है, अब आइए निष्कर्ष पर। अब बताइए यहां पर कि मैं ए से बी के बारे में आपको कितनी जानकारी दे रहा हूं। बताइए फटाफट कि मैं आपको ए से बी के बारे में अपने कथन में कितनी जानकारी दे रहा हूं, तो आप कहोगे सर पूरी जानकारी दे रहे हो। ठीक है, जानकारी पॉजिटिव दे रहा हूं या निगेटिव दे रहा हूं, तो पॉजिटिव दे रहा हूं। अगर निगेटिव देता तो इसमें नहीं वर्ड आता। ठीक है, तो ए से बी के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी और जानकारी पॉजिटिव दी। तो अब आप ए से बी के बारे में किसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे तो कैसे पहुंचोगे, पॉजिटिव पहुंचोगे। ठीक है, अब पॉजिटिव, अगर मान लो आपको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी है, ठीक है, तो चाहे मैं उस चीज से रिलेटेड चाहे एक प्रश्न पूछूं, चाहे मैं 100% पूछ लूं, सबका आंसर आप कंफर्म होके दोगे। और आंसर कैसा दोगे, पॉजिटिव दोगे, क्योंकि आपको जानकारी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसलिए आपका सम भी सही होगा और ऑल भी सही होगा। निगेटिव तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि जानकारी पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव सही होता है, और अगर जानकारी निगेटिव होता तो निष्कर्ष भी निगेटिव सही होता। ठीक है, आई बात समझ में? बताइए फटाफट, चीज समझ में आई? तो यहां पर आपका पहला और दूसरा दोनों सही होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लो। मान लीजिए कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपने साइंस के टॉपिक में साइंस की किताब में आपका 1 से लेकर 10 तक टॉपिक दिया गया है। ठीक है, और आपने इस टॉपिक को पूरा पढ़ लिया, आपने 10 टॉपिक को पढ़ लिया। ठीक है, अब बताइए आपने अगर इस 10 टॉपिक को पढ़ा है तो मैं
इस 10 टॉपिक के किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, आप सबका आंसर क्या दोगे? कंफर्म होके दोगे ना, क्योंकि आपको इस 10 टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन है। अब बस निर्भर इस बात पे करता है कि इंफॉर्मेशन कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव दोगे, निगेटिव होगी तो निगेटिव होगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब मैं आपको उस एग्जाम्पल से समझा देता हूं। ठीक है, देखिए अब आपने एग्जाम दिया एसएससी का, उसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आता है। आप समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, अब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आता है। ठीक है, और इस बार आपका रिजल्ट निकला और मैं आपको बता दिया कि आप सारे सब्जेक्ट में क्या हो? पास हो। ठीक है, अब आपका रिजल्ट निकला और मैंने आपको बता दिया कि अब आप सारे सब्जेक्ट में क्या हो? पास हो। ठीक है, अब इतने जानकारी के आधार पर मैं जो आपसे पूछूंगा, आप केवल यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, एक एक चीज को समझते चलिए, फिर क्वेश्चन लगाएंगे। इतनी जानकारी के आधार पर मैं जो आपसे पूछूंगा वो आप केवल या तो यस बोलिएगा या तो नो बोलिएगा। ठीक है, क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं? तो बिल्कुल भाई, सभी में पास हैं तो कुछ में तो पास होंगे ही ना। चलिए दूसरा, क्या आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं? तो सर बिल्कुल पास हैं। क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हो? तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। क्या आप सभी में फेल हो? तो सर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में? अगर आपको किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी होती है, कोई सब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ रखा है, तो चाहे मैं उसके एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं उसके 2 टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं उसके 10 टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, सबका आंसर आप कंफर्म होके दोगे। बस निर्भर इस बात पे करता है कि जानकारी पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर जानकारी पॉजिटिव होगा तो आंसर आप पॉजिटिव दोगे, और अगर जानकारी निगेटिव होगा तो आंसर आप क्या दोगे? निगेटिव दोगे। इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आई तो एक बार यस यस कमेंट करिए फटाफट। चलते हैं आगे, फटाफट एक बार यस यस कमेंट कर दीजिए, फिर आगे चलता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग को समझ में आ गया है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखा, एक बार फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। मैंने क्या बोला? चलिए देखिए, मैं बोल रहा हूं कि आपने एग्जाम दिया, एक एग्जांपल है वो आप ही के माध्यम समझाना चाह रहा हूं। आपने एग्जाम दिया, वहां पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आता है, और इस बार आपको सारे सब्जेक्ट का मार्क्स पता चल गया और सब में आप पास हो गए। पास इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपका स्टेटमेंट क्या है? निगेटिव, पॉजिटिव है। अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव होता तो मैं यहां फेल ले लेता। ठीक है, अब सभी में पास है और मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताओगे? कुछ में पास हो, बिल्कुल पास हो। सभी में पास हो, बिल्कुल पास है। कुछ में फेल है तो सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे में ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? पास हो चुके हैं। सभी में फेल है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे में ऑलरेडी क्या है? पास हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग को समझ में आ गया। अब मैं जो अगला ले रहा हूं स्टेटमेंट, मोस्ट कंफ्यूजिंग, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए फटाफट बच्चों, कि अगर कहीं पर लिखा है कुछ ए बी नहीं है, और मैं आपसे पूछूं कि इसके आधार पर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो कितने लोगों का यह मानना है कि अगर मैं ये देता हूं, ये स्टेटमेंट देता हूं और इसके आधार पर यह निष्कर्ष दूंगा, तो यह निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा? अगर कुछ ए बी नहीं है तो इसके आधार पर आप ये बोल सकते हो क्या कि कुछ भी ए नहीं है? कितने लोग का मानना है यस? फटाफट कमेंट करिए। फटाफट कमेंट करिए। किशोर, तान्या, कृति, बताइए फटाफट, बताइए फटाफट बताइए। अगर कुछ ए बी नहीं है तो कितने लोग का मानना है कि इसके आधार पर यह भी सही होगा कि कुछ भी ए नहीं है? चलिए अब इसको समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि आप ये बहुत गलत करके आते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए पहले तो इसका वेन आरेख बना लें। ये हो गया ए और ये हो गया बी।
ठीक है। और क्या कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, मतलब ए का कुछ हिस्सा, हमने इतना हिस्सा ले लिया और इसका बी से कैसा रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है। हमने ए का इतना हिस्सा ले लिया और इससे बी का कैसा रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है। ये क्रॉस का निशान ये शो कर रहा है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, निगेटिव रिलेशन है। और कितना निगेटिव है, थोड़ा निगेटिव है। थोड़ा आप कहीं भी ले सकते हो, यहां यहां यहां, जहां मन करे वहां ले लीजिए, ठीक है। तो पहले तो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा ये आपको मालूम होना चाहिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप ये जानिए कि कुछ ए बी नहीं है, तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ बी ए नहीं होगा, ठीक है। आप ये याद रखिएगा कि अगर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है और इसके आधार पर आपसे पूछ रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कह सकते हो आप, ठीक है। समझिएगा कैसे नहीं कह सकते हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि आप मेरी क्लास को देख रहे हो और क्लास को देखने वाले मेरे विद्यार्थी कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगे। ध्यान से समझिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं। आप सभी लोग मेरे क्लास को देख रहे हो और क्लास को देखने वाले कुछ क्या होंगे, कुछ स्टूडेंट्स बॉयज होंगे और कुछ क्या होंगे, गर्ल्स होंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी होंगे वो सब हमारे क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, समझिएगा, कि कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, ठीक है। ये हमारा कथन है। तो बिल्कुल भाई कोई जरूरी थोड़ी ना है कि कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं है, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं मतलब कुछ विद्यार्थी लड़के के अलावा लड़कियां भी हैं, ठीक है। तो ये आपका कथन दिया गया। अब अगर इसके आधार पर मैं आपसे पूछूं कि कुछ लड़के विद्यार्थी नहीं है, ये सही होगा क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी लड़के क्लास देख रहे हैं वो सब हमारे क्या हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं हैं, ये तो सही है, क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या हैं, लड़कियां भी हैं। लेकिन इतने के आधार पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ लड़के भी विद्यार्थी नहीं होंगे, क्योंकि जितनी भी हमारे क्लास देख रहे हैं वो सब हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि जो सम नॉट का रिलेशन होता है वो हमेशा सिंगल साइड होगा, वो हमेशा क्या होगा, सिंगल साइड होगा, ठीक है। अगर ए से बी का सम नॉट का रिलेशन है तो बी से ए का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसको गांठ बांध के याद कर लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्या कैसे था, तो कुछ विद्यार्थी लड़के नहीं है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं तो आप इसके आधार पर ये नहीं बोल सकते हैं कि कुछ लड़के भी विद्यार्थी नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पर। अब ये बताइए कि यहां पर मैं ए से बी के बारे में आपको कितनी जानकारी दे रहा हूं। तो आप कहोगे सर ए से बी के बारे में आप कितनी जानकारी दे रहे हो, थोड़ी जानकारी दे रहे हो। और वो जानकारी पॉजिटिव दे रहा हूं या निगेटिव दे रहा हूं, निगेटिव दे रहा हूं। तो जब मैं ए से बी के बारे में थोड़ा बता रहा हूं और वो थोड़ा निगेटिव बता रहा हूं, तो आप ए से बी के बारे में अगर मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो वो भी आप क्या बताओगे, निगेटिव ही बताओगे। और कितना निगेटिव बताओगे, थोड़ा ही निगेटिव बताओगे, ठीक है। जब जानकारी थोड़ी होती है तो हम आंसर थोड़ा देते हैं, और जब जानकारी पूरी होती है तो हम आंसर थोड़ा भी देंगे और पूरा भी देंगे, ठीक है। जब किसी चीज के बारे में हमको सब कुछ नॉलेज है तो हम उसका चाहे एक क्वेश्चन पूछो चाहे 10 क्वेश्चन पूछो, हम सबके बारे में बताएंगे। और लेकिन अगर नॉलेज हमको 2 ही चैप्टर का है तो हम पूरे चैप्टर के बारे में नहीं बता पाएंगे, हम आंसर केवल 2 ही चैप्टर से दे पाएंगे, ठीक है। तो जानकारी यहां पर निगेटिव है। निगेटिव क्यों, क्योंकि यहां पर नहीं वर्ड मौजूद है। कितनी निगेटिव है, थोड़ी। तो यहां पर केवल ये सही होगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा क्या होगा, सही होगा। आई बात समझ में। चलो अब आते हैं अपने एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें, एग्जाम वाले माध्यम से, ठीक है।
इस बार आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम के माध्यम समझिएगा जिसको नहीं समझ में आया। इस बार एसएससी का एग्जाम दिया और उसमें इंग्लिश आती है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है और जीएस आती है, ठीक है। चलिए, और इस बार आपने एग्जाम दिया तो अब की आपको स्टेटमेंट कैसा लेना है बच्चों? निगेटिव लेना है। निगेटिव लेने के लिए हमको कुछ निगेटिव बोलना भी पड़ेगा। कितना निगेटिव लेना है? थोड़ा निगेटिव लेना है, ठीक है। तो इस बार आपने एसएससी का एग्जाम दिया और मैं आपको आपके 2 सब्जेक्ट्स का मार्क्स आपको बता दिया और आपको मैंने ये बताया कि आपका लक अच्छा नहीं था और आप इंग्लिश और मैथ में क्या हो गए? फेल हो गए, ठीक है। आपका लक अच्छा नहीं था और आप इंग्लिश और मैथ में क्या हो गए? फेल हो गए। बाकी रीजनिंग और जीएस के बारे में मैंने आपको कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अब आपका स्टेटमेंट, अब आपकी जानकारी कैसी है? निगेटिव है। कितनी निगेटिव है? कुछ निगेटिव है। अब मैं अगर इतनी जानकारी के आधार पर मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप इसका आंसर या तो यस दीजिएगा या तो नो दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बताइएगा फटाफट, और इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही होता है, कौन सा कंक्लूजन नहीं। मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हो तो आप कहोगे सर, सॉरी पहले पॉजिटिव लेते हैं ना। मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में पास हो तो कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 में फेल हैं, बाकी 2 के बारे में हमको पता नहीं है। चलिए, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सारे सब्जेक्ट में पास हो तो कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 2 में ऑलरेडी क्या है? फेल है। तो ये भी क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हो तो कहोगे सर बिल्कुल इस बार बैड लक था और मैं 2 सब्जेक्ट में ऑलरेडी क्या हो चुका हूं? फेल हो चुका हूं, ठीक है। तो ये क्या होगा? सही होगा। मैं आपसे पूछूं कि क्या सारे सब्जेक्ट में फेल हो तो कहोगे सर केवल 2 का ही पता है, बाकी 2 के बारे में अभी सर ने नहीं बताया है, तो मैं अभी सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता हूं, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? गलत होगा। तो केवल तीसरा सही निकला, पहला, दूसरा और चौथा क्या निकला? गलत निकला, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट टाइप पे जिसका नाम है टाइप नंबर 4, ठीक है। फटाफट इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आइदर और के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करके ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर बताइए कि अगर सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, तो इसका फिगर बनाए। ये ए हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया। इनके बीच में कैसा रिलेशन है? नहीं का रिलेशन है। और कितना नहीं का रिलेशन है? तो पूरा पूरा नहीं का रिलेशन है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर सभी ए बी नहीं है तो इसके आधार पर क्या ये बोल सकते हो क्या कि सभी बी ए नहीं होगा? इसके आधार पर क्या ये बोल सकते हो कि सभी बी ए नहीं है? बताइए, अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि सभी ए बी नहीं है तो क्या इसके आधार पर यह सही होगा कि सभी बी ए नहीं है? यस या नो? फटाफट कमेंट करिए। इसके आधार पर क्या यह सही होगा? स्टेटमेंट कंक्लूजन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है शैलेंद्र रावत जी। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो सकता है। जहां भी आपने पढ़ा हुआ है उस चीज को भूल जाइए और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन हो सकता है, ठीक है। जो इससे पहले जो कुछ भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको एक बार को किनारे रखकर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए, ठीक है। चलिए, सबका यस यस बिल्कुल। अगर सभी ए बी नहीं है तो इससे यह बात 100% निकलेगा कि सभी बी भी ए नहीं है, ठीक है। अगर इसका कोई एलिमेंट इससे संदर्भित नहीं है तो यह तभी पॉसिबल होगा कि इसका भी कोई एलिमेंट इससे संदर्भित ना हो, ठीक है। 2 के बीच में सेपरेट का रिलेशन तभी होता है जब वो दोनों साइड से चले, ठीक है। मैंने ये कल की क्लास में भी बताया था आपको, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी लोग का बिल्कुल सही है। अगर सभी ए बी नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सभी बी ए नहीं है। मतलब ये होता है बोथ साइड सेम आंसर, बोथ साइड सेम आंसर, ठीक है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो निष्कर्ष ए से बी के लिए सही होंगे वही सारे निष्कर्ष बी से ए के लिए भी क्या होंगे? सही होंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पर, ठीक है। अब बताइए मुझे कि यहां पर ए से बी के बारे में आपको कितनी जानकारी है? तो सर पूरी जानकारी है। जानकारी पॉजिटिव है या निगेटिव? तो क्या है? जानकारी पॉजिटिव है या निगेटिव? निगेटिव है क्योंकि यहां पर नहीं वर्ड आ रहा है, ठीक है।
अब जब आप किसी किताब को पूरा पढ़ रखे हो लेकिन उसको पूरा कैसा पढ़ा है, निगेटिव पढ़ा है, ठीक है, तो चाहे मैं उस किताब के एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं उसके दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, चाहे मैं उसके सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछूं, आप अपना आंसर कैसा दोगे, कंफर्म होके दोगे। बस पढ़ा आपने निगेटिव है इसलिए आप आंसर कैसा दोगे, निगेटिव में दोगे। और अगर आप पॉजिटिव पढ़ते तो आप कैसा आंसर देते, पॉजिटिव में देते, ठीक है। तो यहां पर आपका निगेटिव था तो ये दोनों निगेटिव वाला सही होगा और ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। आई बात समझ में, बताइए समझ में आया। बिल्कुल, बहुत सही। चलिए क्लियर है ना। तो इस कथन के आधार पर तीसरा चौथा सही होगा, पहला दूसरा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग को समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए कुछ की पॉइंट्स हैं। देखिए आपको नोट डाउन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास के बाद मैं उस पर नोट्स आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर बस कथा सुनिएगा, ठीक है, यहां पर बस कहानी सुनिए। नोट्स में क्लास के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कुछ की पॉइंट्स जो मैं बार बार आपको बता रहा था उसको मैं यहां पर लिख दिया हूं, उसको मैं एक बार पढ़ देता हूं फटाफट। कह रहा है कि यदि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से पूरी जानकारी दी जाती है तो उनके बीच में दिया गया सारा डेफिनेट कंक्लूजन सही होता है और सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होता है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूं बार बार कि अगर आपको किसी चीज के बारे में पॉजिटिव पता है तो आप उसके बारे में पॉजिटिव ही बताओगे, और अगर आपको किसी चीज के बारे में निगेटिव पता है तो आप उसके बारे में निगेटिव ही बताओगे, ठीक है। चलिए फिर अगला क्या कह रहा है, सम पॉजिटिव और ऑल निगेटिव, ये क्या होता है, बोथ साइड होता है। मैंने बताया कि अगर कुछ ए बी है तो आप ये भी बोल सकते हो कि कुछ बी ए है, और अगर ये दिया गया कि सभी ए बी नहीं है तो आप ये भी बोल सकते हो कि सभी बी ए नहीं है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 4 हमेशा क्या होता है, बोथ साइड होता है, ठीक है। अब देखिए क्या रहा है कि सम निगेटिव वाला हमेशा क्या होता है, सिंगल साइड होता है, ठीक है। अगर कुछ ए बी नहीं है ये दिया गया है तो आप इसके आधार पे कभी ये नहीं बोलोगे कि कुछ बी बी ए नहीं है, ठीक है। तो जो सम नॉट होता है वो हमेशा क्या होता है, सिंगल साइड होता है, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम में एग्जामिनर सम की जगह और ऑल की जगह, इन दोनों शब्दों की जगह कुछ और शब्द को प्रयोग कर सकता है जिसका मतलब सम होता है और जिसका मतलब ऑल होता है। तो देखिए सम की जगह क्या क्या एग्जामिनर यूज कर सकता है, 1 से लेकर 99% तक। जैसे अगर आपसे कहे कि 85% ए बी है, 85% ए बी है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि 5% रबड़ पेंसिल है, 5% रबड़ पेंसिल है, तो अब ये मत सोचने लगेगा कि 5% दे दिया तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस 5% का मतलब होता है कुछ, ठीक है। 1 से लेकर 99% तक सारी वैल्यू किस में आती है, कुछ में आती है, ठीक है। तो चलिए उसी की तरह अगर आपसे कहे कि थोड़ा ए बी है तो उसका भी मतलब कुछ ए बी है। अगर आपसे कहे कि अधिकतम ए बी है तो उसका मतलब भी कुछ ही होता है। अगर आपसे कहे कि न्यूनतम ए बी है तो उसका मतलब भी कुछ होगा, और अगर आपसे कहे कि कम से कम ए बी है तो उसका मतलब भी क्या होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो आप अगर ये सारे शब्द आ जाएं तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये एग्जामिनर कौन सा नया शब्द दे दिया, ठीक है। चलिए इसी तरह ऑल की जगह भी कुछ शब्द प्रयोग होता है, उनका मतलब ऑल ही होगा। जैसे आपसे कहें कि 100% सेब केला है तो इसका फिगर क्या बनेगा, इसका मतलब है कि सभी सेब केला है, ठीक है। अगर आपसे कहे कि प्रत्येक सेब केला है तो प्रत्येक का मतलब भी ऑल ही होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आइदर और का कॉन्सेप्ट, इसको समझ लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आइदर और का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए अब आइदर और का कॉन्सेप्ट समझते हैं फटाफट। मान लिया कि आपको कोई कथन दिया गया है, ठीक है, कथन दिया गया है
और उसके आधार पर निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष आपको दो दिया गया है, पहला और दूसरा। ठीक है, अब आपने कथन को चेक किया और उस कथन के आधार पर यह पाया कि जो दोनों निष्कर्ष हैं वो दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत है। ध्यान समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपको कुछ कथन दिया हुआ था और उस कथन के आधार पर जो निष्कर्ष दिया हुआ था उसको आपने कथन से चेक किया और आपने पाया कि दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, तो आइदर और की पहली शर्त यह होती है कि किसी भी प्रश्न में अगर आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा तो आपको यह चेक करना होगा कि कहीं इस प्रश्न का आंसर आइदर और तो नहीं होगा, क्योंकि आइदर और की पहली शर्त आपसे यही कहती है कि जब जब आपका एक से अधिक निष्कर्ष गलत होगा तो आपको क्या चेक करना है, आपको आइदर और क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, चलिए दूसरी शर्त क्या कहता है कि किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में समान वेरिएबल होने चाहिए। किन्हीं दो गलत निष्कर्षों में क्या होना चाहिए, समान वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूं तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, मान लिया कि एक आपको कथन दिया गया है, कुछ पेन सेब है, और दूसरा है कुछ सेब फल है। ठीक है, और आपको निष्कर्ष दे रहा है कुछ पेन फल है और दूसरा आपको दे रहा है कुछ फल पेन नहीं है। ठीक है, देखिए अब मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको आइदर और की कंडीशन समझा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपका कथन दिया गया था कि कुछ पेन सेब है और आपका दूसरा कथन था कि कुछ सेब फल है, और निष्कर्ष दे रहा है कि कुछ पेन फल है और दूसरा कह रहा है कि कुछ फल पेन नहीं है। ठीक है, अब अगर इसका फिगर बनाओगे, इसका वेन आरेख बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले कह रहा है कि कुछ पेन क्या है, सेब है। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ सेब क्या है, फल है। यही तो है ना। देखिए अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पेन क्या है, फल है। तो देखो पेन यहां है, पेन यहां है, फल यहां है। पेन और फल के बीच में कुछ संबंध दिख रहा है, इस फिगर में पेन और फल के बीच में कुछ संबंध दिख रहा है। तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेन यहां पर खत्म हो जा रहा है, फल यहां पे खत्म हो जा रहा है, इन दोनों गोलों के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। अब जब इस फिगर से इन दोनों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो आप इनके बारे में क्या बता पाओगे। भाई जब किसी चीज के बारे में आपको कुछ बताऊंगा पॉजिटिव और निगेटिव, तभी तो आप निष्कर्ष पॉजिटिव और निगेटिव निकालोगे। जब मैं किसी चीज के बारे में आपको कुछ बताऊंगा ही नहीं तो आप उसके बारे में कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकते हो, ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। ठीक है, तो वही चीज है, पेन यहां पर है, फल यहां पर है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो इन दोनों के बारे में आप कुछ भी कंफर्म बोल नहीं सकते हो। तो ये दोनों क्या निकला, गलत निकला। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, तो मैंने बताया कि जब भी एक से अधिक निष्कर्ष गलत हो रहा होगा आपको क्या चेक करना है, आइदर और चेक करना है। ठीक है, उसकी दूसरी शर्त क्या कहती है कि एक दोनों में समान वेरिएबल होना चाहिए, जो दोनों निष्कर्ष है उसमें समान वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब क्या है, देखिए यहां भी पेन और फल है, यहां भी पेन और फल है। अगर ऐसा हो तो आपको आइदर और चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां भी पेन और फल है और यहां भी फल और पेन है, तो वेरिएबल दोनों में क्या है, समान है। ठीक है, तीसरी शर्त यह कहती है कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, अगर दूसरा निगेटिव है तो पहला पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर पहला क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है, निगेटिव है। अगर तीनों शर्त किसी एक प्रश्न में फॉलो करती हैं तो आप हमेशा क्या चूज करोगे, आइदर और के विकल्प को चूज करोगे। ठीक है, क्या क्या बताया, एक से अधिक निष्कर्ष गलत, दूसरा क्या होना चाहिए, दोनों में समान वेरिएबल होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होना चाहिए, या पहला निगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव। पॉजिटिव और निगेटिव का
मिक्सअप होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें कहीं पाई जाती हैं तो आप हमेशा क्या चूज करोगे? आप हमेशा आइदर और के शर्त को चूज करोगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए, तो इतनी चीजें, अब देखिए इतना आपका ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, कल की क्लास में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कल की क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। साइंस की क्लास के लिए आप लोग बने रहिएगा। एसएन सर कुछ ही देर में आप लोगों के सामने हाजिर होने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर चीजें अच्छी लगी हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।